आई वांटेड टू लेट यू नो वन थिंग कि आपके ग्रुप में आपके बैच में ना एक स्टूडेंट को और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। पंकज करके हैं एक, ठीक है। ट्यूसडे से आप लोगों के बैच में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग ही हो। वर्क्स, ठीक है। तो ट्यूसडे से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम ना इन्फेंशियल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन्फेंशियल स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने इन्फेंशियल ऑलरेडी किया हुआ है। मशीन लर्निंग से स्टार्ट करना है इन्फेंशियल, उसका बचा है ना। मशीन लर्निंग से स्टार्ट करना है मतलब। मैं कह रहा हूँ कि इन्फेंशियल से एक बार स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इन्फेंशियल थोड़ा सा स्पीड अप करके चलेंगे, ठीक है ना। आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, तो प्रिंस आपको कोई भी इशू आता है तो आप इन लोगों से कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, तो इन्फेंशियल ना काफी बेसिक ही है, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है इन्फेंशियल, ठीक है। इन्फेंशियल स्टार्ट का बेसिकली मतलब होता है कि मैं अपने डेटा में से कुछ भी इन्फर कर रहा हूँ, ठीक है। अपने डेटा में से क्या चीज, ये चीज जो खोला हुआ है, ये कोलैब है। ठीक है, इन्फेंशियल स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली आज और कल में, मतलब वीकेंड पे हम इन्फेंशियल खत्म कर लेंगे। ट्यूसडे से फिर मशीन लर्निंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड अप करके चलेंगे, ठीक है ना। तो इन्फेक्शन स्टैट्स का बेसिकली मतलब होता है कि मैं अपने डेटा में से कुछ भी इन्फर कर रहा हूँ, ठीक है। अपने डेटा में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड अगर आप बोलो मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग के जो बेसिस होते हैं वो इन्फेंशियल से ही निकलते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन स्टैट्स के अंदर सबसे पहला जो कंसेप्ट हम कर रहे हैं दैट इज डेटा लोडिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं डेटा को लोड कर रखा है, ठीक है। आप लोगों ने ऑलरेडी लिखा होगा, प्रिंस आप कोलैब वगैरह खोल लो, उसके बाद आप नोट डाउन करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। सिंपल डेटा को लोड किए, ठीक है। जैसे डिस्क्रिप्टिव के टाइम पे हम डेटा को लोड कर रहे थे वैसे ही लोड किए, ठीक है। अब इन्फेंशियल में सबसे पहले जो हमारे पास चार टॉपिक्स आते हैं, दोज आर प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग कंसेप्ट्स, ठीक है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम एंड सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इन चार कंसेप्ट के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। अगर एग्जांपल दूं तो भाई एक बैग में मेरे पास 10 बॉल है, ठीक है। 8 येलो कलर की है, 2 रेड है, और मैंने उसमें से एक भी कोई बॉल रैंडमली निकाली, ठीक है। तो भाई रेड बॉल होगी, उसकी रियल लाइफ चांसेस आर 20%, राइट। 10 बॉल है, उसमें से 2 रेड है, तो 20% चांसेस है रेड बॉल आने के। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कि भाई प्रोबेबिलिटी रेड बॉल आने की 20% है, ठीक है। इसी के साथ मेरा एक कंसेप्ट होता है कॉन्फिडेंस का, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज कि भाई रियल लाइफ चांसेस तो 20% है रेड बॉल आने के, बट मैंने लेट्स से एक रेड बॉल, एक बॉल निकाली, मेरे को नहीं पता वो कौन सी है, ठीक है। मैंने कोई एल्गोरिथम लगाई, मैंने कोई स्ट्रिक लगाई, कुछ भी किया। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे हाथ में जो बॉल है वो 95% रेड है, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि 95% है, सो दैट इज कॉन्फिडेंस, कि मेरे को कॉन्फिडेंस है इस चीज पे इतना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो रियल लाइफ एक्चुअल चांसेस होते हैं दैट इज 20%। कॉन्फिडेंस कैन बी डिफरेंट फ्रॉम दैट, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोबेबिलिटी का ही कंसेप्ट आता है। प्रोबेबिलिटी निकालना काफी ज्यादा इजियर होता है, ठीक है। अगर मैं सिंपली यहाँ पे स्मोकर्स की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी भी नहीं, इट यू कैन से परसेंटेज है सिर्फ, ठीक है। सो मैं वैल्यू काउंट्स में नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू लिखता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक प्रोबेबिलिटी आती है कि भाई इस डेटा में से इतने परसेंट मेरे पास स्मोकर्स है, इतने परसेंट नॉन स्मोकर है। अगर मैं आउटपुट देखूं तो जो स्मोकर नहीं है दैट इज 61%, और जो स्मोकर है दैट इज 38%, ठीक है। तो सिमिलर रेस्टोरेंट पे मैं आगे भी ये चीज बोल सकता हूँ कि भाई जो मेरे पास लोग आएंगे 100 लोग आएंगे, ठीक है। उसमें से 61 ऐसे लोग होंगे जो कि स्मोकर नहीं है, 38 ऐसे लोग होंगे जो कि स्मोकर है, ठीक है। इसमें आप बाकी पॉइंट्स में है राउंड ऑफ करोगे तो इट विल बी 62 and 38, तो वही वो पूरा 100 हो जाता है, ठीक है। ये होता है सिंपल कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रिंस फोन छोड़ के कोड नोट कर लो। कर लिया, ये वाला कर लिया, ये वाला कर लिया,
करो करो। Here is a simple concept of probability. ठीक है, इतना नोट कर रहे हो, इतने हम अगले कंसेप्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो कंसेप्ट है मेरे पास नेक्स्ट जो आता है, जो लाइक बेस इन्फेंशियल स्टैट्स का आप एक तरीके से कह सकते हो, वो है सैम्पलिंग। ठीक है, हम सैम्पलिंग की बात करेंगे। ठीक है, सैम्पलिंग का बेसिक सा मतलब क्या होता है कि भाई मान लो मेरे पास करोड़ों रोज थी। ठीक है, उन करोड़ों की करोड़ों रोज को एनालाइज करना इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ना उसमें से एक सैंपल निकालते हैं, 10% डेटा, 20% डेटा, इस तरीके से सैंपल निकाल लेते हैं। ठीक है, अब सैंपल ना मैं रैंडमली 10% या 20% रोज पिक नहीं कर रहा हूँ। सैंपल निकालते हुए बट आई एम टेकिंग इन माइंड, मेरे दिमाग में क्या है कि भाई जो मेरे डेटा है, ओरिजिनल डेटा है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है, मतलब जो मीन है, मीडियन है, मॉड है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है, जो भी ये सब चीजें हैं, ये मेरे डेटा की और मेरे सैंपल की ऑलमोस्ट सिमिलर रहे। ठीक है, जैसे एग्जांपल लू, अगर मेरे डेटा का जो मीन था वो 3 था, तो व्हाट आई विल वांट इज कि मेरा जो सैंपल है, ठीक है, उसका मीन भी 2.8, 2.9, 3, 3.1, 3.2 इसी रेंज में रहे। ठीक है, आसपास ही रहे उसके। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग। ठीक है, तो जो डेटा में से मैंने 10-20% डेटा निकाला, दैट इज कॉल्ड अ सैंपल। जो मेरा ओरिजिनल डेटा था, जो पूरा डेटा था, ठीक है, उसको बोला जाता है पॉपुलेशन। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग एंड पॉपुलेशन। ठीक है, सैंपल निकालते कैसे हैं, यहाँ पे देखो एक छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने। यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है उसके अंदर मैंने numpy का यूज किया है। ठीक है, 1000 सैंपल निकाले अपने डेटा में से। मैंने डेटा में टोटल बिल का जो कॉलम था वो मेरा मेन डेटा लिया है। ठीक है, उसमें से आप यहाँ पे देखो, मैंने एक लूप चलाया 1000 बार कि भाई 1000 सैंपल चाहिए मेरे को। ठीक है, एक मैंने एसएमपी मीन्स की एक एम्प्टी लिस्ट बना रखी है। ठीक है, इसके अंदर मैं अपने मीन स्टोर करूंगा। मैं, मेरा गोल क्या है, मैं कर क्या रहा हूँ कि भाई मैं ना सैंपल्स निकाल रहा हूँ अपने डेटा में से बहुत सारे। ठीक है, इन दिस केस 1000 सैंपल निकाल रहा हूँ। ठीक है, और उन 1000 सैंपल के मीन्स निकाल रहा हूँ। ठीक है, 1000 सैंपल के 1000 मीन आएंगे, उनको मैं प्लॉट कर रहा हूँ हिस्टोग्राम में, ताकि मैं कंपेयर कर सकूं कि भाई जो मेरे डेटा की ओरिजिनल प्रॉपर्टीज थी वो किस हद तक, कितनी परसेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी मेरे सैंपल्स के अंदर रिटेन हो रही है। ठीक है, हाँ, सैंपल के अंदर जो छोटी उसकी भी आ रहे हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखो तो लूप के अंदर मैंने एक सैंपल का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर डीएफ टोटल बिल दिया जो मेरा मेन डेटा है, उसके अंदर से डॉट सैंपल किया, मतलब मैं उसमें से सैंपल निकाल रहा हूँ। ठीक है, मैंने 30 लिखा, बेसिकली मैं 30 रोज उसमें से सैंपल की निकाल रहा हूँ। ठीक है, जो भी मेरा डेटा है उसमें से 30 रोज निकाल रहा हूँ मैं। और रिप्लेस इक्वल टू ट्रू का क्या मतलब होता है कि भाई जब मैं हजारों सैंपल निकाल रहा हूँ, राइट, तो हजारों सैंपल ना अलग अलग स्पेसिस ना ले। और हजारों सैंपल, मान लो एक सैंपल 10 MB का है, तो व्हाट आई वांट इज कि 1000 ना 10,000 MB ना ले ले। ठीक है, 10 GB का स्पेस ना ले। व्हाट आई वांट इज कि पहले जो एक सैंपल ने 10 MB का स्पेस ऑक्यूपाई किया, अगली बार जब मैं सैंपल निकाल रहा हूं तो पहले वाला रिप्लेस हो जाए, मतलब पहले वाला हट जाए, नए वाला वहीं पे आ जाए। तो एंड तक भी जो स्पेस कंज्यूम होगा वो 10 MB का ही रहेगा। ठीक है ना, दैट इज रिप्लेस इक्वल टू ट्रू। ठीक है, उसके बाद मैंने सिंपली इन सैंपल का मीन निकाल दिया, और वो मीन मैंने अपनी जो लिस्ट है उसके अंदर स्टोर कर लिया पेंड करके। समझ आया, सैम्पलिंग का कंसेप्ट, मैंने सैंपल्स कैसे निकाले, और क्या मेरा गोल है, सब कुछ समझ आया। कोई डाउट प्रिंस? ठीक है, उन्होंने तो पहले भी किया हुआ है, आप अभी समझ रहे हो तो, मतलब नहीं समझ आया तो मैं तो पूछ रहा हूँ कि कुछ नहीं समझ आया तो बता दो, अभी साथ ही बता दूंगा। डिस्क्रिप्टिव में सैम्पलिंग का था, डिस्क्रिप्टिव में सैम्पलिंग तो था ही नहीं। पीडीएफ में कौन सी पीडीएफ? कोलैब फाइल? मेरे को तो लगता नहीं है, वो तो आपने एआई से कोड लिखवाया था। देखो मेरे पास डिस्क्रिप्टिव की फाइल है, मैं अभी आपके सामने खोल दी है। ठीक है, यहाँ पे डेटा को लोड किया मैंने सबसे पहले, उसकी शेप्स डिस्क्राइब वगैरह ये सब कर लिया। सैम्पलिंग का कंसेप्ट है ही इन्फेंशियल का। आप बताओ, आपको डिस्क्रिप्टिव जो कराया था उसमें सैम्पलिंग कराया मैंने? देखो, सैम्पलिंग का जो कंसेप्ट अभी मैंने बताया, एक ही बार आया है ना, फ्रेंड्स को बताने 2 बार कैसे याद है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव की देख लो फाइल है मेरे पास।
ठीक है, मीन मीडियन मॉड कर लिया हमने, रेंज वगैरह कर लिया है, आउटलायर्स पढ़े हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस आ गया, आईक्यूआर आ गया, फ्रीक्वेंसी टेबल्स आ गए, हिस्टोग्राम आ गए, ठीक है, स्क्यूनेस कर्टोसिस आ गया उसके बाद। फिर हमारे पास वही, सॉरी, हाँ हर एक के मतलब इन्फेंशियल के बाद भी डिस्क्रिप्टिव के बाद भी प्रोजेक्ट होता ही है ना। ठीक है, स्क्यूनेस कर्टोसिस भी चल रहा है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये कर रहे हैं हम, जब प्लॉटिंग कर रहे हैं सिंपली, ठीक है, कोरिलेशन कोवेरिएंस आ गया, ग्रुपिंग आ गई, ठीक है, एग्रीगेशन आ गया, कैटेगोरिकल वेरिएबल वाला पार्ट आ गया पूरा ये। उसके बाद नल वैल्यूज के ऊपर, मिसिंग वैल्यूज के ऊपर बात हो गई हमारी। क्या? नहीं, इसका स्टार्ट नहीं हुआ है। नहीं ली तुमने, मेरे को पता है ना। ठीक है, जी स्कोर वगैरह था लास्ट में, और आईक्यू और रूल्स थे, ये आईक्यू और रूल्स आ गए, बस डिस्क्रिप्टिव खत्म। और चलो तुमने पढ़ा भी है तो बता देता हूँ, जो सैम्पलिंग का कंसेप्ट है वो एक्चुअली इन्फेंशियल का पार्ट होता है, डिस्क्रिप्टिव का नहीं होता। ये सैम्पलिंग का कंसेप्ट समझ आया यहाँ पे? सैम्पलिंग का कंसेप्ट समझ आया? सैम्पलिंग समझ आई क्या होती है? ठीक है, उसके बाद बस मैंने फोटो लेके रखोगे? ये लो। ये बेसिकली सैंपल्स का मैंने देखा कि मीन मेरे को सैंपल्स पॉइंट कर रहे हैं 20 की तरफ, और जो एक्चुअल मीन है दैट इज आल्सो 19.78। ठीक है, क्लियर है? इतना बात समझ आया कि भाई सैंपल्स की प्रॉपर्टी ऑन एन वाइडर स्केल ऑलमोस्ट मैच कर रही है। ये हाँ, हम टिप्स पे बात कर रहे हैं, अभी टिप्स है। हाँ, तीनों डेटा पे वर्क करेंगे हम। हाँ, अभी हम टिप्स पे वर्क कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव में भी हमने तीनों यूज किए थे, इन्फेंशियल में भी हमने तीनों यूज करे हैं।
स्मोकर वगैरह सब कुछ टिप में ही है। ठीक है, समझ आया इतना पार्ट? सैम्पलिंग क्या होती है, कैसे यूज की जाती है, समझ आया? कोई डाउट? क्लियर है? कोड नोट कर लो। सैम्पलिंग का तो कर लिया था, ये प्लॉटिंग अभी कोड है। हाँ, बॉडी मास सब पेंगुइन से है। और जो सर्वाइवल है, डेक है, फेयर है, ये टाइटैनिक का है। ठीक है, अभी तो हम टिप्स की बात कर रहे हैं। ठीक, कोड लिख लो ये प्लॉटिंग वाला भी प्रिंस। भेज रहा है कोई फाइल उसे? भेजो भेजो, चलो एक बार ओपन करो अपने में। क्या चीज?
बढ़े आगे। हो गया आप लोग रेडी? ठीक है। तो यहाँ पे अपनी सैम्पलिंग से पढ़ा था, ठीक है। सैम्पलिंग क्या होती है वो समझ आया, ठीक है। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो समझ आया, क्या होता है सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन? अभी तो हाँ कर रहे थे। तो होता क्या है, अगर किसी ने इंटरव्यू में पूछा सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ग्राफ थोड़ा ना दिखाओगे, ये रहा। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक सा मतलब होता है कि सैंपल मेरा जो रहेगा वो बहुत ज्यादा सिमिलर रहेगा मेरी पॉपुलेशन से, ठीक है। तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत वेरिएंस आएगा, थोड़ा बहुत तो डेविएट करेगा मेरा सैंपल, बट इन दी एंड अगर मैं बहुत एक लार्ज स्केल के ऊपर सैंपल्स निकाल रहा हूं तो मैक्सिमम सैंपल्स मेरे जो पॉपुलेशन है उसके सिमिलर रहेंगे, ठीक है। वही चीज प्रूव करता है हमारा ये जो हमने हिस्टोग्राम प्लॉट किया वो, ठीक है। क्लियर है? नहीं क्लियर है? जब हम सैंपल निकालेंगे, क्या हो गया, जब हम पॉपुलेशन में से सैंपल निकालेंगे, ठीक है, तो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि जो सैंपल्स हमारे होंगे, अगर हमने बहुत सारे सैंपल्स निकाले हैं, ठीक है, तो वो डेफिनेटली डेविएट करेंगे मेरे पॉपुलेशन से थोड़ी बहुत, ठीक है। बट जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, 1000 सैंपल निकाले थे, तो जितने भी अगर मैं बहुत सारे सैंपल निकाल रहा हूँ ना, तो मैक्सिमम सैंपल्स मेरे जो पॉपुलेशन के मीन है या पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज है उनके आसपास ही रहेंगे। पॉइंट कि भाई इन दी एंड ना, ठीक है। अब इसके अंदर सैंपलिंग के अंदर मेरे पास एक और कंसेप्ट आता है विच इज कॉल्ड सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी काफी इजी है, सिंपल सा। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहती है कि भाई जो मेरा सैंपल का साइज है, जो मेरे सैंपल का साइज है, जो भी हम 30 ले रहे थे, ठीक है, वो मैं जितना ज्यादा छोटा लूंगा मेरा जो स्प्रेड है वो उतना ज्यादा बढ़ेगा, मैं जितना ज्यादा उसे बड़ा लूंगा मेरा स्प्रेड उतना ज्यादा कम होगा, ठीक है। जो कि भाई सेंस भी बनाता है। मैं अगर मेरे पास 1000 रोज का डेटा है, ठीक है, उसमें से मैंने 10 रोज निकाली, तो उन 10 को उन 1000 से मैच करवा पाना मुश्किल है। थोड़ी सी रोज को मान लो 1000 रोज का मीन कुछ 5 था, तो 10 रोज का मीन 5 ला पाना बहुत मुश्किल है।
है ना। बट वहीं पे अगर मैंने 100 रोज ली है, तो 100 रोज में मैं बहुत ज्यादा अच्छे से कैप्चर कर पाऊंगा ना पॉपुलेशन को। 100 रोज का मीन 5 लाना इज कंपैरेटिवली इजियर। ठीक है। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम बेसिकली यही कहती है कि सैंपल का साइज मेरा जितना बड़ा होगा, मेरी जो सैंपल की प्रॉपर्टीज है और जो पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज है, वो दोनों उतनी ज्यादा सिमिलर होंगी, या फिर इन अदर वर्ड्स जो स्प्रेड है मेरे सैंपल्स का वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है। उसी का एक एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा। ठीक है। जैसे हमने सैम्पलिंग करी थी, सेम तरीके से सैम्पलिंग कर रहा हूँ। बट इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, दो अलग अलग सैंपल साइज ले रहा हूँ। एक बार 10 लिया मैंने, एक बार 50 लिया। ठीक है। मैंने दोनों का वही सैंपल्स निकाले, मीन निकाले, सेव कर लिए, और उसके लास्ट में हिस्टोग्राम प्लॉट कर दिया। जब मैंने हिस्टोग्राम प्लॉट किया तो आप हिस्टोग्राम में देखोगे, जो मेरा n इक्वल टू 50 था, जब मेरा सैंपल साइज 50 था, तो स्प्रेड बहुत कम है। मेरा हिस्टोग्राम है वो स्प्रेड नहीं हुआ इतना ज्यादा, वो कम स्प्रेड हुआ है, राइट। बट जब मेरा n इक्वल टू 10 था, सैंपल साइज छोटा था, तो स्प्रेड बहुत ज्यादा हुआ है। यही है बेसिक सा मतलब सेंट्रल लिमिट थ्योरम का। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट यहाँ पे भी सेम है, क्योंकि आप जब पीक देखोगे, पीक वही 20 के आसपास ही है। जो दोनों ही ग्राफ्स में पीक है, पीक वही 20 के आसपास बन रही है, कहीं और बन रही है। ठीक है ना। ये होता है सिंपल सा कंसेप्ट सैम्पलिंग, सॉरी सेंट्रल लिमिट थ्योरम। क्या हो गया? नहीं, पीक बनेगी तो बीच में 20 के आसपास बननी चाहिए ना। 20 के पास बन रही है, फिर तो अलग अलग आ सकता है, कोई इश्यू थोड़ा ना है। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। नहीं नहीं, गड़बड़ नहीं हुई। जो आपके ग्राफ अलग अलग आ रहे हैं ना, मेरे जैसा एग्जैक्टली सेम ग्राफ नहीं आएगा किसी का। क्यों? क्योंकि जब मैं लगभग सेम होगा, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा ही। पूरा सेम ही है। दोबारा रन करके देखो, आना नहीं चाहिए सेम। श्रीवास्तव तक का जितना भी है रन कर दो ना उसे। देखो, देयर इज अ रीजन कि सबका ना ग्राफ अलग अलग आएंगे एक्चुअली। सॉरी, नहीं आपका, जो आपका है वो तो सेम आएगा मुझसे कंपैरेटिवली। एरर आ गया? क्या हुआ? फ्रेंड्स, आप कुछ कर रहे हो? चलो ठीक है। मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। क्या हो गया? कलर में आ गया क्या? हो सकता है सेम भी आ सकता है, अलग भी आ सकता है। मैं तो कह रहा हूँ कि अलग अलग हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी आ सकता है। हो गया, आगे बढ़े। क्या दिखा रहा है, पढ़ो। लास्ट लाइन के लिखिए। अच्छा, समझ गया। ऊपर वाले भी तो रन करो। नहीं नहीं, ऊपर वाला पहले। हाँ।
हाँ वो शुरुआत से ही करना पड़ेगा। क्या है? हाँ ये आ गया ना। देखो इस बार पिछली बार से अलग है थोड़ा सा, वही रहता है। रीजन पता है क्यों अलग अलग आते हैं? रीजन गेस कर सकते हो? गेस करो, कोड देखो। हाँ भाई, रीजन वही है कि जब भी आप सैम्पलिंग कर रहे हो तो उसके पास ये गोल नहीं है कि भाई जो 30 लिखा है तो सेम 30 रोज निकालनी है उसे। उसका गोल सिर्फ इतना सा है कि जो 30 रोज वो निकालेगा उसका जो प्रॉपर्टीज है वो पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज के सेम होनी चाहिए, राइट? तो एग्जैक्टली सेम 30 रोज नहीं निकालेगा हर बार, ठीक है। मैं भी अगर अपने वाले को रन करना स्टार्ट करूं, गिव इट अ सेकेंड, मैं भी दोबारा करूंगा, मेरा भी जो ग्राफ है वो अलग हो सकता है, ठीक है। कनेक्ट दो इसे, कनेक्ट नहीं होता, मैं तो हो गया। हाँ थोड़ा सा टाइम लेता है कभी-कभी। अरे वो कनेक्ट नहीं होगा ना, कनेक्ट होने के बाद फिर एग्जीक्यूशन हो सकता है, कभी कभी दोबारा रन करके देख लो। मैं मान रहा हूँ, मैं तो मना कर ही नहीं रहा। ठीक है, इसके बाद आई विल सिंपली ग्रैब सैंपल्स। देखो मेरा अभी ग्राफ ऐसे था, अभी मोस्ट प्रोबेबली देखो, देखो मैंने भी दूसरी बार जब रन किया गाइस, पेंगुइन, PENGUINES, पेंगुइन्स, हाँ PENGUINES होगा ना, GUI, अच्छा नहीं, GUIENS होगा, NES नहीं, GUIENS। चल गई, अभी भी गलत है? नहीं, पी कैपिटल आएगा ना शायद से, और लेट मी सी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। स्पेलिंग देख लो यार पेंगुइन की क्या होती है। हाँ ये नहीं आएगा, GUINS। ये बात समझ आ गई है मेरी गाइस, बात समझ आ गई है? मैं जितनी बार सिंबल निकालूंगा उतनी बार मेरा ग्राफ अलग बन सकता है, ठीक है ना। देखो दोबारा मैंने निकाला, दोबारा मेरा ग्राफ अलग बन रहा है। फ्रेंड्स आपने कर लिया? यहीं पे हो, रेडी हो? ठीक है।
बड़े आगे। ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, अब देखो, जो हम ये रेंज निकाल रहे हैं, स्प्रेड निकाल रहे हैं, इसमें बेसिकली हम अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड निकाल रहे हैं। ठीक है, कि जब मैंने यहाँ पे ऊपर वाले ग्राफ में भी देखा था, तो मैं ये बोल रहा था कि 12.5 से लेके 30 तक मेरा मीन हो सकता है। तो 12.5 इज माई लोअर बाउंड, 30 इज माई अपर बाउंड। बट ये चीज ना मैं विजुअली देख रहा था, मैं हिस्टोग्राम की वजह से ये चीज विजुअली वेरीफाई कर रहा था। Sorry। हाँ, अभी बता रहा हूँ ये क्या नहीं है। ये बॉडी मास के लिए ही था, यहाँ पे बॉडी मास लिखा होगा, बाकी लाइन तो देखो, बाकी लाइन तो सेम होंगी। हाँ, तो टोटल बिल मैंने टोटल बिल यूज कर लिया, इसमें टिप्स यूज कर लिया मैंने, बस कॉलम में तो चेंज किया, कंसेप्ट तो सेम ही है। ठीक है, तो जो मैं बता रहा था कि हम ना विजुअली देख रहे थे अभी तक। ठीक है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैट्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर कोडिंग, तो उसके अंदर विजुअली तो देखना पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे को कैलकुलेशन चाहिए जिससे मैं इस चीज को, जो अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड है, कैलकुलेट करके निकाल लूं। ठीक है, तो वही कंसेप्ट है यहाँ पे हमारे पास इस चीज को कैलकुलेट करने का। ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। जब मैं सेम अपर बाउंड लोअर बाउंड को कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स मेरे तीन चीज के ऊपर रिलाय करते हैं। ठीक है, मीन, देन स्टैंडर्ड एरर एंड टी क्रिटिकल। मीन, स्टैंडर्ड एरर एंड टी क्रिटिकल। ठीक है, मीन आपको पता ही है, कॉलम का जो भी मीन है दैट इज द मीन। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है कि भाई जब भी मैं अपर बाउंड या लोअर बाउंड डिफाइन कर रहा हूं, तो देर आर चांसेस कि जो मेरे सैंपल है वो इससे थोड़े बहुत बाहर भी जा सकते हैं। देर आर चांसेस कि मेरे जो सैंपल है वो इससे थोड़े बहुत बाहर भी जा सकते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर वही होता है कि भाई जब मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं, जब मैं कुछ भी कर रहा हूं, तो कितना बाहर जाने के चांसेस है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, उसके बाद लास्टली वी हैव टी क्रिटिकल। ठीक है, टी क्रिटिकल वैल्यू इज द, यू कैन से फ्लिपिंग पॉइंट। ठीक है, कि जिस पॉइंट के बाद जो मेरा डेटा है वो अलाइन होना शुरू होता है। ठीक है, टी क्रिटिकल की जो मैथमेटिक्स है उसमें हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, नहीं नहीं, वो तो कॉलम्स डी है जो आप बहुत बड़ी वाला बोल रहे हो, टी क्रिटिकल की मैथमेटिक्स कराई नहीं थी मैंने। स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला तो अलग ही हो गया, हम तो बात ही किसी और चीज की कर रहे हैं। अरे वो तो फाइंड किया है ना हमने, जिस चीज की आप बात कर रहे हो, नीचे थोड़े से जाओगे ना, यहाँ पे आपका ये वाला आएगा कॉलम्स डी, इसकी बात कर रहे हो आप। यार पीपीएफ का मैंने मैथमेटिक्स बताई नहीं होगी। हाँ, ये तो छोटे छोटे फॉर्मूला है, ये तो बताऊंगा ही मैं, ये तो मैं अभी बताऊंगा ही। मैं कह रहा हूँ जो टी क्रिटिकल का फॉर्मूला है वो थोड़ा ना बताया होगा। हाँ, टी क्रिटिकल की बात कर रहा हूँ, टी क्रिटिकल का एक्चुअली काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होता है, तो इसलिए उसकी मैथमेटिक्स को हम स्किप करते हैं। ठीक है, टी क्रिटिकल के लिए आपको सिर्फ ये समझना है कि भाई एक फ्लिपिंग पॉइंट है जिसके बाद मेरा डेटा अलाइन होना स्टार्ट हो जाता है। इसको फाइंड करने के लिए मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं। जो फंक्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसका नाम है पॉइंट प्रिसीजन फंक्शन। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ऊपर मैंने बाकी बेसिक कैलकुलेशन करी है। ठीक है, नीचे जब पॉइंट प्रिसीजन फंक्शन का मैंने यूज किया टी क्रिटिकल निकालने के लिए, तो मैंने 0.975 दिया हुआ है। ठीक है, दैट इज 97.5%। और मैं परसेंटेज की बात करूं तो भाई 97.5 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैंने जब ढाई छोड़ा, मतलब 100 में से 97.5 में ढाई का डिफरेंस है,
तो 2.5 मैंने लास्ट से छोड़ा है, और 2.5 ही वो ऑटोमेटिकली शुरुआत से भी छोड़ देता है। तो जितने भी मेरे आउटलायर्स वगैरह होंगे ना, वो अलग हो जाते हैं। 97.5 है ये, 0.975 परसेंटेज में 97.5 होगा। 100 से कितना डिफरेंस आया? 2.5। ठीक है, 2.5 का डिफरेंस आया, तो 2.5 यहाँ पे बच गया। और जो ये 2.5 है ना, यही डेटा की शुरुआत में से भी हट जाता है। तो मतलब जो मेरी रेंज बनती है वो 2.5 से लेके 97.5 तक की रहती है। तो आउटलायर हट जाते हैं, 95% ऑफ द डेटा मेरे पास आ जाता है। ठीक है, यही कंसेप्ट है। ठीक है, मैंने टी क्रिटिकल कैलकुलेट किया, उसके बेसिस पे फॉर्मूला जो कि मीन माइनस प्लस माइनस टी क्रिटिकल इनटू स्टैंडर्ड एरर, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है फॉर कैलकुलेटिंग लोअर एंड अपर बाउंड। वो लगा के मैंने लोअर एंड अपर बाउंड कैलकुलेट कर लिए। इसकी आप रेंज देखोगे वही कि 19 पॉइंट समथिंग का मेरा मीन था, उसी को कैप्चर कर रहा है ये भी। ठीक है, बात समझ आइए? कोई डाउट? ठीक है प्रिंस, समझ आया अपर एंड लोअर बाउंड्स का कंसेप्ट? बता तो दो, फॉर्मूला पूछ रहे हो। हाँ, अब जब मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल्स की बात करी, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए मेरे पास एक और मेथड होता है। ये तो मैंने बेसिक जो नॉर्मल फॉर्मूला से होता है वो वाला मेथड यूज किया। ठीक है, मैं एक और ना परसेंटाइल के बेसिस पे भी कॉन्फिडेंस इंटरवल्स निकाल सकता हूँ। इस मेथड को हम बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं। ठीक है, बूटस्ट्रैपिंग में हम क्या करते हैं कि मैं 1000 सैंपल्स लिए पूरी पूरी लेंथ के, बेसिकली डेटा सिर्फ शफल हो रहा है। ठीक है, उन सबके मीन्स निकाले, एंड मीन्स में से मैंने 2.5 से लेके 97.5 तक का डेटा ले लिया भाई आउटलायर्स हटाने के लिए। ठीक है, जब मैं 2.5 से लेके 97.5 तक का डेटा लिया, वही वही मेरा बाउंस आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है इस कैलकुलेशन के मेथड में। ठीक है, बट अगर आप इस वाले मेथड का आउटपुट और ऊपर वाले मेथड का आउटपुट देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे 18.66 था, यहाँ पे 18.58 हुआ है बस। ठीक है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, बट हाँ थोड़ा सा डिफरेंस आता है। जो आप ना जनरली क्या नोटिस करोगे, जो बूटस्ट्रैपिंग मेथड है, जो बूटस्ट्रैपिंग मेथड है वो हमेशा थोड़ी सी एक वाइडर रेंज देता है मेरे को कंपेयर टू ऊपर वाला कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। जो बूटस्ट्रैप मेथड है वो हमेशा मेरे को एक थोड़ी सी वाइड रेंज देता है। ठीक है ना, अगर आप देखोगे भी तो भाई ये 18.58 से शुरू हो रहा है, ऊपर वाला 18.66 से शुरू था, वो एंड 20.90 पे हो जा रहा है, ये 20.92 पे एंड हो रहा है ना। तो थोड़ा सा एक वाइडर रेंज देता है। क्लियर है, सिंपल है, समझ आ रहा है फ्रेंड्स? तुम भी नहीं रहे हो आप? क्या बताया मैंने अभी? कंसेप्ट का नाम बताओ, टॉपिक का कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम? गुट मी? नहीं, कोड पढ़ के बताओगे तो कोड पढ़ के, कोड में कंसेप्ट का नाम थोड़ा लिखा होता है। कोड में थोड़ा कंसेप्ट का नाम लिखा होता है। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बूटस्ट्रैपिंग। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बूटस्ट्रैपिंग। जो आप बूट मीन बोल रहे हो, वो कंसेप्ट का नाम है बूटस्ट्रैपिंग। ठीक है, तो बूटस्ट्रैपिंग समझ आया? क्लियर है, सिंपल ही कंसेप्ट से, है ना। दिस इज द बेसिक ऑफ इन्फेंशियल। ठीक है, इन्फेंशियल स्टैट्स का यहाँ पे बेसिक था। ठीक है, बेसिक भी क्या, आप इसको ना दो इन्फेंशियल को आप दो पार्ट में समझ सकते हो। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक, जब मैं प्रॉपर कैलकुलेशंस कर रहा हूं, ठीक है, जब मैं प्रॉपर कैलकुलेशंस कर रहा हूं, ठीक है, टू फाइंड आउट समथिंग, जैसे मैं अपर बाउंड, लोअर बाउंड, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, ये सब निकाल रहा था, है ना। तो व्हेन वी आई एम डूइंग सम कैलकुलेशंस टू फाइंड आउट समथिंग, तो वो रहता है मेरा
पार्ट ए ऑफ द इन्फेंशियल, ठीक है। जब मैं पार्ट बी में जाता हूं, जब मैं सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं, तो मैं आ जाता हूं हाइपोथेसिस के ऊपर। जब मैं सेकंड पार्ट में जाता हूं तो मैं आता हूं हाइपोथेसिस के ऊपर, ठीक है। ठीक है, अगर आप सेकंड पार्ट देखो इन्फेंशियल का, तो मैं बात कर रहा हूं हाइपोथेसिस के ऊपर। क्या हो गया? वो पड़ेगी पड़ेगी, उसमें से इतनी ज्यादा लाइट ब्लॉक नहीं होगी कि रिफ्लेक्शन पड़ना बंद हो जाए। ठीक है, तो जो हम इन्फ्लुएंशियल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। पहले पार्ट में हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं डेटा में से कुछ भी इन्फर करने के लिए, ठीक है, जिसके अंदर हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल्स पढ़े, सैम्पलिंग पढ़ी, पॉपुलेशन पढ़ा, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट है, जो इन्फ्लुएंशियल का सेकंड पार्ट है, दैट इज प्योरली हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। जरा सुन लें, क्या हो गया? जो सेकंड पार्ट है, जो पार्ट अब हम कवर करने वाले हैं इन्फ्लुएंशियल का, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। हाइपोथेसिस के बारे में मैंने पहले ही बताया था आपको, ठीक है। हाइपोथेसिस का बेसिकली मतलब क्या होता है कि डेटा को देख के मैं कोई एक इंसाइट निकाल रहा हूं, मैं कुछ एनालाइज कर रहा हूं, दैट विल बी हाइपोथेसिस। क्योंकि मैंने एनालाइज तो किया, बट मेरे पास कोई प्रूव नहीं है ना कि ये बात सच है या नहीं है। तो एक तरीके से बस मेरी सोच है, मैं सोच रहा हूँ वो चीज, राइट। तो दैट इज अ हाइपोथेसिस, ठीक है। उसको प्रूव करते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के थ्रू, ठीक है। सबसे पहले जब हम हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम एच ओ एंड एच ए की बात करते हैं, ठीक है। एच ओ इज ओरिजिनल हाइपोथेसिस या नल हाइपोथेसिस या कुछ भी बोल लो उसको, ठीक है। सो जो लेट्स से मैंने एज्यूम किया कि जो मेरा टिप्स डेटा सेट है, उसमें जो टिप का कॉलम है, राइट, उसका मीन 3 है, ठीक है। मैंने बोल दिया, मैंने डेटा को देखा, मेरे को ज्यादातर वैल्यू 3 दिख रही थी, मैंने बोल दिया उसका मीन 3 है, ठीक है। अब ये मेरी हाइपोथेसिस हुई, इसको मेरे को टेस्ट करना पड़ेगा। अगर, हाँ, अगर टेस्टिंग में मेरी हाइपोथेसिस पास हो जाती है, तो भाई मैं इसको प्रूव दे सकता हूँ कि हाँ मैंने वन सैंपल टेस्ट किया था, मेरी हाइपोथेसिस सही प्रूव हो गई है, वरना गलत प्रूव हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास तीन तरीके के टेस्ट होते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस के ऊपर हमारे पास तीन तरीके के होते हैं। वैसे तो अगर आप स्टैट्स में बात करोगे तो चार होते हैं, ठीक है। बट जो हम पढ़ते हैं एज अ डेटा साइंटिस्ट, हमें तीन ही की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। वन सैंपल टेस्ट, टू सैंपल टेस्ट एंड ची स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। तीनों अलग अलग हाइपोथेसिस का टाइप होते हैं जो तीनों के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। जब मैं सिंगल वेरिएबल की बात कर रहा हूं, ठीक है, सिंगल वेरिएबल की मीन की बात कर रहा हूं बेसिकली, तो मैं वन सैंपल टेस्ट यूज करता हूं, ठीक है। जब मैं दो वेरिएबल्स को ले आता हूं, ठीक है, जब मैं कोई भी दो वेरिएबल्स मतलब दो कॉलम्स के बेसिस पे कोई हाइपोथेसिस दे रहा हूं, ठीक है, तो टू सैंपल टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। अरे गाइस 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 शांत, ठीक है। लास्टली जो चीज कोड टेस्ट है, उसके अंदर ना दो तीन वेरिएबल का फर्क नहीं होता, ठीक है, क्योंकि एक वेरिएबल के लिए वन सैंपल टेस्ट होता है, जो टू सैंपल टेस्ट होता है उससे हम दो तीन चार आठ दस जितने मर्जी कर सकते हैं वैसे, ठीक है। दो या दो से ज्यादा के लिए टू सैंपल टेस्ट होता है। अब जब वन सैंपल टेस्ट या टू सैंपल टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो दोनों में जो हाइपोथेसिस है ना, वो डिटर्मिनिस्टिक है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि भाई मैं इक्वेट कर रहा हूं चीजों को, राइट। वन सैंपल टेस्ट में मैंने जो एग्जांपल दिया था उसमें क्या बोला कि भाई मीन 3 है, तो मतलब मीन इक्वल 3, ये बोला मैंने। दूसरे वाले में टू सैंपल टेस्ट में जो एग्जांपल हम लेंगे, दैट विल बी कि भाई जो मेल पेंगुइन्स का मास है, दैट इज इक्वल टू फीमेल पेंगुइन्स का मास, ठीक है। इसमें मैं इक्वेट कर रहा हूं, डिटर्मिनिस्टिक है, ठीक है। बट जब मैं चीज स्क्वायर टेस्ट की बात करता हूं, तो उसमें ना नॉन डिटर्मिनिस्टिक हाइपोथेसिस की बात हो रही होती है, ठीक है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है? डिपेंडेंस चेक करते हैं हम, ठीक है, कि भाई टाइटैनिक वाला जो डेटा सेट था, उसके अंदर मैंने बोला कि जो सर्वाइवलशिप है वो इंडिपेंडेंट है जेंडर के, ठीक है। इस तरीके की हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए वी यूज ची स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। तीनों टेस्ट समझ आए? हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है समझ आई, हाइपोथेसिस समझ आई कैसे बनाते हैं, एच ओ बनाते हैं, एच ए बनाते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब हर एक टेस्ट में से आइदर इट इज वन सैंपल टेस्ट, टू सैंपल टेस्ट या ची स्क्वायर टेस्ट, मेरे को मिलती है पी वैल्यू, ठीक है, मेरे को मिलती है पी वैल्यू। अब पी वैल्यू को देखने का तरीका क्या होता है? पी वैल्यू की जो वैल्यू आ रही है, जो पी वैल्यू आ रही है आपकी, वो अगर 0.05 से छोटी है,
तो मतलब आपने जो हाइपोथेसिस बनाई थी वो रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने अगर बोला कि मीन 3 है, ठीक है, और पी वैल्यू मैंने टेस्ट किया, वन सैंपल टेस्ट किया, पी वैल्यू मेरी 0.05 से छोटी आई, तो भाई मैं बेसिकली नेगेट हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है मेरी हाइपोथेसिस कि भाई मीन 3 नहीं है। ठीक है, अगर पी वैल्यू मेरी 0.05 से बड़ी आती है तो भाई मेरी हाइपोथेसिस ठीक है, मीन 3 ही है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ आइए। ठीक है, तीनों टेस्ट के यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने वन सैंपल टेस्ट की बात करी है, मैंने इसके अंदर मीन 7 लिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मैंने मीन की वैल्यू 7 ली हुई है, तो यहाँ पे एक्चुअल मीन इज 2.9, पी वैल्यू मेरी 3.1 आ रही है। आपको लगेगा भाई 0.05 से बड़ी है, मतलब लास्ट में जाके देखोगे तो ई माइनस आ गया। ई को रिजोल्व करना बताया था मैंने, 3 नहीं है ना, वही तो बोल रहा हूँ मैं। टेस्ट वाले तो छोड़ ही दो, टेस्ट वाले तो देखनी नहीं होती हमें। मैंने यहाँ पे 7 लिया हुआ। हाँ, आपने कुछ और ले रखा होगा ना। हाँ, 3 पे तो ई आएगा ही नहीं, और आप 3 लिखोगे तो ई आएगा ही नहीं ना उसमें, पी वैल्यू में। हाँ, 0.98 आ रहा है ना। हाँ, वही करो, पी वैल्यू ई नहीं आएगा पी वैल्यू के अंदर। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो हाइपोथेसिस अज्यूम करी थी, दैट इज कि भाई जो एक्स बार है या मीन है वो 7 है। ठीक है, और मैं यहाँ पे पी वैल्यू देखूं तो मेरी पी वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी आ रही है, 0.05 से बहुत ज्यादा छोटी है ये वैल्यू, है ना। तो इसलिए मेरी जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाती है, एंड मीन 7 नहीं है, क्योंकि मैंने मीन निकाल के भी देखा 2.99 है, तो ये 3 के आसपास बेस्ट रिजल्ट देगा, जो आपका ऑलरेडी लिखा भी हुआ है आपने, है ना। वन सैंपल टेस्ट समझ आया। ठीक है, टू सैंपल टेस्ट की बात करें, मैंने मेल्स का बॉडी मास एंड फीमेल्स का बॉडी मास इक्वेट कर दिया। ठीक है, इसमें भी जो मेरी पी वैल्यू है वो बहुत ज्यादा छोटी आ रही है, पी वैल्यू मेरी इसमें भी बहुत ज्यादा छोटी आ रही है। बेसिकली मतलब हुआ कि जो मेल्स का बॉडी मास है वो फीमेल्स के बॉडी मास के इक्वल नहीं है। ठीक है, लास्ट में जब मैंने चीज को टेस्ट किया था, अभी कॉलम सी पे अभी हम आते हैं, जब मैंने लास्ट में चीज को टेस्ट किया था, चीज को टेस्ट मैंने किया था इसके ऊपर, जेंडर और सर्वाइवल के ऊपर, कि भाई जो टाइटैनिक पे लोग हैं, ठीक है, उनके जेंडर से फर्क नहीं पड़ता, मतलब हाँ, हाँ, मेल और फीमेल का। बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा था कि जेंडर से नहीं, 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 मेरा ची स्क्वायर में नॉन डिटरमिनिस्टिक हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस मेरी ये थी कि जो जेंडर है और सर्वाइवलशिप है वो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ची स्क्वायर टेस्ट जब मैंने ये टेस्ट किया, ठीक है, तो मेरी जो पी वैल्यू है वो बहुत ज्यादा छोटी आई, तो मेरे को अगेन पता लग गया कि भाई ये इन एसोसिएशन है, डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, समझ आया, तीनों टेस्ट कर लिए। इसमें इसमें पी वैल्यू नहीं आई, सब में पी वैल्यू आएगी। आ गई क्या? नहीं, दो में होता है चीज को टेस्ट। चीज को टेस्ट में कहा मैंने 3 कॉलम यूज किए हैं, 2 ही तो यूज किए हैं। लेंथ, कॉलम्स भी वो तो इफेक्ट साइज है, वो कंसेप्ट अलग है, उस कंसेप्ट पे तो अभी हम आएंगे, और मैंने आपको तीनों टेस्ट पढ़ाए हैं पहले। हाँ, मतलब आपके मुंह पर नीचे करवाया था, कॉलम्स डी में भी करवाऊंगा। मतलब कॉलम्स डी ना ऐसा टेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट वगैरह कुछ नहीं है, कॉलम्स डी एक डिफरेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तीनों टेस्ट समझ आए, वन सैंपल टेस्ट, टू सैंपल टेस्ट एंड ची स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, वैसे एक चौथा भी होता है विच इज कॉल्ड पेयर्ड टी टेस्ट। ठीक है, बट उसका हमें एज अ डेटा साइंटिस्ट काम नहीं होता, वो स्टैट्स में ज्यादा यूज किया जाता है।
ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे पास आता है दैट इज कॉल्ड इफेक्ट साइजिंग। ठीक है। इफेक्ट साइजिंग का मतलब क्या होता है कि भाई मैं ना चेक कर रहा हूं दो कॉलम्स आपस में किसी रेशियो में है या नहीं है, मतलब बेसिकली दो कॉलम आपस में रिलेटेड है या नहीं है, और इसको भी हम तीन पैरामीटर्स पे जज करते हैं कि भाई बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। ठीक है। कोई, हाँ अब कॉलम सी बता रहा हूँ। ठीक है। मैं बेसिकली इफेक्ट साइजिंग का कंसेप्ट यूज करता हूँ और टू डिटरमाइन कि वेदर मेरे दो कॉलम रिलेटेड हैं या नहीं है। और जो ये रिलेशनशिप है इसको हम तीन स्टेजेस में, तीन स्टेप्स में डिफाइन करते हैं। ठीक है। पहला स्टेप होता है कि बिल्कुल भी कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। दूसरा स्टेप होता है कि देयर कैन बी अ रिलेशन। ठीक है, मतलब एक बहुत माइनर सा रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है। तीसरा होता है स्ट्रॉन्गली रिलेटेड, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ठीक है। ये चीज फाइंड हम करते हैं कॉलम्स डी की हेल्प से। ठीक है। कॉलम्स डी जब हम कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला वगैरह मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है आपको। ठीक है ना। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, दिस इज द फॉर्मूला बेसिकली। ठीक है। जब मैं कॉलम्स डी की बात करता हूँ तो कॉलम्स डी की मेरी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है मोस्टली। ठीक है। इसको हम तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। पहली कैटेगरी होती है 0.2 के आसपास की वैल्यूज। दूसरी कैटेगरी होती है 0.5 के आसपास की वैल्यूज। तीसरी होती है 0.8 के आसपास की वैल्यूज। ठीक है। 0.2 का मतलब होता है बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है। 0.5 का होता है कि भाई माइनर सा कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकता है, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं है वो। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है। 0.8 के आसपास क्या आती है, उसका मतलब है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली रिलेटेड है और बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं एक दूसरे के ऊपर ये। ठीक है। दिस द कंसेप्ट ऑफ इफेक्ट साइजिंग। फॉर्मुला वगैरह की जो फोटोज है मैंने आपके ग्रुप पे भेजी हुई है ना, आपके पास होंगे आई गेस। एक बार प्रिंस को भी भेज देना, किन से ले लेना। ठीक है। इफेक्ट साइजिंग समझ आया? प्रिंस समझ आ रहा है? क्या? नहीं सुन रहा होता बैठ के? नहीं, आज ही चला रहा है। चले बड़े आगे, बड़े आगे, बड़े आगे। स्पीड से हम चल रहे हैं, फेंशियल आज ही खत्म हो जाएगा लग रहा है। दो ही कंसेप्ट तो बच गए हमारे, दो ही कंसेप्ट तो बच गए। वही कह रहा हूँ, जिंदगी दो ही कंसेप्ट बचे हैं हमारे। प्रिंस बिल्कुल नहीं सुन रहा है। हमने प्रिंस आखिरी कंसेप्ट क्या पढ़ा है? कॉलम्स तो वैल्यू होती है, कंसेप्ट का नाम क्या है? कंसेप्ट का नाम ये है। विपिन कंसेप्ट का नाम क्या है? जो कंसेप्ट है उसे कहते हैं इफेक्ट साइजिंग। क्या? क्या प्रॉपर? क्या मैं बात नहीं देखी? एक जगह याद। हाँ, पॉइंट इज कि बहुत वास्ट फील्ड है ना ये की। 70 साल से ऑलमोस्ट इसके अंदर रिसर्च चल रही है। अगर जितनी भी रिसर्च हुई है सबको मैं इस पेपर पे प्रिंट करके इस टेबल पे रखना चाहूंगा ना, इस टेबल पे आएगी भी नहीं, पूरा ऊपर तक भर जाएगा। ये आप प्रैक्टिस करते रहो, प्रोजेक्ट बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओगे समझ आएंगी चीजें कहाँ पे क्या यूज हो रहा है ना। सिंपल कंसेप्ट है ये वाले, जो कंसेप्ट है ना, ये मोर लाइक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जब आप एक्चुअल कहीं भी जॉब वगैरह करोगे ना।
बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं जो, नहीं ऑनलाइन बहुत कम हो गए अब। अरे बीच में कोविड वगैरह का ज्यादा चक्कर था ना, तो इस वजह से ऑनलाइन ज्यादा बढ़ गए थे। अब फिर से फेस टू फेस वापस शिफ्ट हो गए ना। एक्चुअली होते तो फेस टू फेस ही थे इंटरव्यूज। ठीक है, तो लास्ट सेकंड कंसेप्ट की बात करते हैं। ठीक है, अब जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं हमारा जो, चले आगे बढ़े, लास्ट दो कंसेप्ट है इन्हें भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब जो हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन स्टार्ट्स के लास्ट दो टॉपिक बचते हैं हमारे पास। ठीक है, इन्फ्लेशन स्टार्ट्स के हमारे पास लास्ट दो टॉपिक बचते हैं। एक है रिग्रेशन इन्फ्लुएंस, ठीक है, एंड लास्ट वन इज इवेल्युएशन, बेसिकली जिसके अंदर हम एक्यूरेसी निकालने के बारे में सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम रिग्रेशन इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, तो अगर मैं बहुत बेसिक टर्म्स में रिग्रेशन बताऊं क्या होता है। रिग्रेशन का बेसिक सा मतलब होता है कि भाई आपके पास एक सीरीज है, ठीक है, एक सीरीज है पूरी कोई भी, ठीक है, कोई भी सीरीज रखते हैं, 1 2 3 4 हो गई, कोई रैंडम नंबर्स की हो गई, कोई पैटर्न एग्जिस्ट करे ना करे डजंट मैटर। ठीक है, उसके ऊपर आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी किया, उस सीरीज के ऊपर आप जब ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो एक रिजल्टिंग सीरीज मिलेगी। ठीक है, तो जो प्रोसेस है पूरा, एक सीरीज उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना फिर एक रिजल्टिंग सीरीज मिलना, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड रिग्रेशन। ठीक है, रिग्रेशन हुआ ये। ठीक है, जब आप बात करते हो मशीन लर्निंग के बारे में, तो उसके अंदर जो एल्गोरिथम्स आती हैं, लीनियर रिग्रेशन या लॉजिस्टिक रिग्रेशन, वो इसी का एक थोड़ा सा यू कैन से मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, रिग्रेशन में जो बाय डिफॉल्ट है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक सीरीज है, एक ऑपरेशन है, उस सीरीज के ऊपर जब हमने वो ऑपरेशन अप्लाई किया तो रिजल्टिंग सीरीज आई। ठीक है, दिस इज रिग्रेशन। ठीक है, जब हम इसको मशीन लर्निंग में इंप्लीमेंटेशन करते हैं ना, तो हमारे पास मेन बेस सीरीज और फाइनल सीरीज दोनों सीरीज होती है। ठीक है, हमें जो ऑपरेशन है वो फाइंड करना होता है। ठीक है, तो जब मैं लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहा हूँ या लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात कर रहा हूँ, तो इन द वेरी बेस मैं वो ऑपरेशन ही फाइंड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, बट अभी के लिए हम सिंपली ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एंड उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, सिंपल सा एक रिग्रेशन का मॉडल यूज किया है। ठीक है, एंड उसके अंदर मैंने क्या किया कि देखो एक्स और वाई डिफाइन किया मैंने। एक्स इज माई बेस वेरिएबल, वाई इज माई फाइनल वेरिएबल जिसके ऊपर मेरे को जाना है। ठीक है, एक कांस्टेंट मेरे को ऐड करना पड़ता है। फॉर्मूला याद है रिग्रेशन का, y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स प्लस ई। रिग्रेशन का ना ये फॉर्मूला होता है, बताया तो था आपको पहले। यार कि करोगे कुछ नहीं, उसका पॉइंट है बट कोड याद हो जाता है ना। दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, y इक्वल्स बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स प्लस ई इज द फॉर्मूला फॉर रिग्रेशन। ठीक है, जो एक ये होते हैं बीटा नॉट एंड बीटा वन, दीज आर माय कोएफिशिएंट्स। आपने क्या बोला? नहीं नहीं, एक्स वाई तो अलग हो गया, मैं बीटा नॉट और बीटा वन की बात कर रहा हूँ। बीटा नॉट एंड बीटा वन आर माय कोएफिशिएंट्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, y इज माय फाइनल वेरिएबल, जिसके जो चीज मेरे को प्रिडिक्ट करनी है। x इज माय बेस वेरिएबल, जिसके बेसिस पे मेरे को वो चीज प्रिडिक्ट करनी है। ठीक है, इसका जो कंसेप्ट है, जो इसको यूज किस तरीके से किया है, मैंने x डिफाइन किया, y डिफाइन किया, कांस्टेंट ऐड किया एक। ठीक है, और इसके ऊपर एक फंक्शन लगाया ओएलएस का, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स। ठीक है, रिग्रेशन का सबसे बेसिक फंक्शन होता है ये। ठीक है, और बेसिकली एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। ठीक है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर का बेसिकली मतलब होता है जितनी भी मेरे पास सीरीज है उनका स्क्वायर करके सम करना। ठीक है, क्यों करते हैं मतलब क्या है इसका, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, स्क्वायर करके मतलब ये भी जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओएलएस ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स होता है, इसके फॉर्म इतना काफी है। और इसको समझाने के लिए आप बोल सकते हो कि बेस, सबसे बेस लेवल पे रिग्रेशन का फंक्शन है ये। ठीक है,
इस पे जब मैंने डॉट फिट किया तो आई एम बेसिकली फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ बीटा नॉट एंड बीटा वन। ठीक है, इससे मेरे पास बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यूज आ जाएंगी कुछ ना कुछ। ठीक है, वो एक इक्वेशन मेरी कंप्लीट कर देंगी, राइट। वो मेरी एक इक्वेशन कंप्लीट कर देंगी, जो रिलेशन की इक्वेशन है उससे कंप्लीट हो जाएगी। और वो जो इक्वेशन है वो मॉडल के अंदर स्टोर हो जाती है। फिर जब मैं कुछ भी प्रिडिक्शन करवाऊंगा तो भाई जो एक्स की नई वैल्यू है वो उस इक्वेशन में डालेगा और प्रिडिक्शन करके दे देगा। ठीक है, यहाँ पे हमने सिंपल सा एक रिग्रेशन इन्फ्रेंस में मतलब एक सिंपल सा मॉडल ट्रेन किया है। ठीक है, उसकी समरी देखी है, समरी के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ यहाँ से इतना पता लगा कि भाई रिग्रेशन यूज कैसे करते हैं। अगर मैं मशीन लर्निंग की बात करूं तो एक मॉडल को ट्रेन कैसे करते हैं। ठीक है, समझ आया। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिग्रेशन इन्फ्रेंस। ठीक है, रिग्रेशन के बेसिस पे मैं कुछ भी इन्फर कर रहा हूं, मैं कुछ भी प्रिडिक्ट कर रहा हूं। ठीक है, अब मैंने एक मॉडल ट्रेन किया, यहाँ पे मेरी इक्वेशन रेडी हो गई, एक मॉडल मेरा ट्रेन हो गया। अब भाई वो मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सही से परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, वो चेक भी तो करना पड़ेगा, है ना। तो एक लास्ट कंसेप्ट जो मेरे पास आता है दैट इज कॉल्ड वैलिडेशन। ठीक है, वैलिडेशन में वैसे तो मेरे पास बहुत सारे मैट्रिसेस होते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी होता है, एयूसी होता है, F1 स्कोर होता है। ठीक है, आरओसी भी होता है और क्रॉस वैलिडेशन स्कोर भी होता है। ठीक है, काफी सारे होते हैं। अभी के लिए हम जो मैट्रिक्स पढ़ेंगे उसे कहते हैं एक्यूरेसी मैट्रिक्स। ठीक है, एक्यूरेसी स्कोर कहा जाता है। तो अगर मैं नीचे चलूं, तो ये मैंने वही प्लॉट किया हुआ है ऐसे, लाइन ऑफ रिग्रेशन है ये। ठीक है, आउटलायर्स देखने के लिए नहीं, लाइन ऑफ रिग्रेशन का मतलब होता है कि हाँ, जो मेरा डेटा है वो मैक्सिमम इस लाइन के आसपास लाई करेगा। ठीक है, हो गया काम। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली रियल और प्रिडिक्शन नाम से दो लिस्ट बनाई। ठीक है, इन दोनों के ही अंदर 0 और 1 रेंडमली लिए 150-150। ठीक है, 150 एलिमेंट्स लिए जो कि या तो जीरो है या 1 है, रेंडमली लिए हुए हैं। ठीक है, अगर मैं एक रियल सिनेरियो की बात करूं तो रियल विल बी जो मेरे डेटा के अंदर वैल्यूज है, और प्रिडिक्शन जो मेरे मॉडल ने प्रिडिक्ट करके दिया मेरे को वो। ठीक है, अभी हमने मॉडल से कुछ प्रिडिक्शन नहीं करवा रहे हैं, तो इसलिए हमने एज इट इज इसको बस रैंडम ले लिए। ठीक है, जो ये वाली लाइन लिखी है लास्ट, रियल इक्वल टू प्रिडिक्शन डॉट मीन। ठीक है, कि मतलब जहां जहां पे रियल और प्रिडिक्शन की वैल्यू सेम है उसका मीन निकाल दो, दैट इज माई एक्यूरेसी स्कोर। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे 54% है, आपके लिए अलग भी हो सकता है क्योंकि रैंडमली ले रहे हैं। मैं भी इसको दोबारा रन करूंगा, मेरे लिए भी अलग आ सकता है ये। ठीक है, 49.33 आ गया, दोबारा रन करूंगा, दोबारा 48 आ गया है, 46 आ गया है। ठीक है, चेंज होता रहेगा ये। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल एक्यूरेसी स्कोर। ठीक है, इस एक्यूरेसी स्कोर को हम बूटस्ट्रैप मेथड से भी पता कर सकते हैं कि भाई रेंज क्या है इसकी। ठीक है, तो मैंने भाई रियल और प्रोडिक्शन के हिसाब से इंडेक्सिंग करी। ठीक है, 1000 बार मैंने सेम चीज करी, मतलब जो ये वाला कोड है, ऊपर वाला सेम कोड है, इसको मैंने 1000 बार रन किया। ठीक है, और 1000 बार रन करने से मेरे पास 1000 एक्यूरेसी स्कोर आएंगे। मैंने उसका 2.5 से मतलब 2.5% से 97.5% तक, मतलब ओवरऑल डेटा का 95% वाला डेटा एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, उसमें रेंज देख ली, तो जो मेरी रेंज मिल रही है ना एक्यूरेसी की, वो 46 से 62 के बीच में मिल रही है। जो कि आप जब यहाँ पे बाबा रन करोगे ना तो मैक्सिमम वैल्यूज आपको इसके बीच में ही मिलेंगी। ठीक है, हाँ, 46 और 62 है। आपकी अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है कि ऊपर वाला जो कोड है इसको मैं जितनी बार भी रन कर लूं, जो वैल्यू है इसके बीच में ही रहेगी। ठीक है, मतलब एक दो बार ऐसा केस हो सकता है कि अलग आ जाए, बट मैक्सिमम टाइम इसके बीच में ही रहेगी। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वैलिडेशन। ठीक है, इसके साथ आपका इन्फ्रेंशियल स्टैट्स खत्म होता है। ठीक है, कुछ भी समझ आया आपको? फाइल मिल गई आपको? ठीक है, अब वहां पे बैठो, विपिन से इन सबसे समझो। ठीक है, आप लोगों को समझ आया सब कुछ? आपका इन्फ्रेंशियल क्लियर हुआ ना? हम लोग कैमरा के जस्ट आगे बैठे हो, ठीक है ना, आप लोग कैमरा के जस्ट आगे बैठे हो।
चलो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। ठीक है गाइस, आज की क्लास के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। कल हम ट्राई करेंगे मशीन लर्निंग स्टार्ट कर देने का। नहीं, आप लोगों का नहीं हुआ, आपका इन्फेंशियल तक हुआ था। मशीन लर्निंग छोड़ना, मशीन लर्निंग आप लोगों का पूरा हो गया था। वो याद नहीं है को कितना। वो इतना याद नहीं है यार। क्या तुम्हारा था? वो तो अभी 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला, इसमें ना गोल है हमारा इसमें खत्म करने का इसको, क्योंकि तभी हम एक्स्ट्रा टाइम भी दे दिया, 1.5 घंटे का टाइम भी 1.5 घंटा कर दिया, और 6 दिन भी बुला लिया। इसलिए गोल है कि इस महीने खत्म करने का। बट जितना मेरे को लग रहा है इस महीने हो नहीं पाएगा, अगले महीने के भी 4-5 दिन लग जाएंगे। अगले अगले महीने के पहले हफ्ते में हो जाएगा। ट्राई कर लेंगे, अगर हो जाएगा तो वेरी गुड। हाँ ठीक है। नहीं नहीं, अभी और तो मेरे को भी टाइम नहीं है।